तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों की जो ये टॉपिक है ये, ठीक है, यानी कि जो ये चैप्टर है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर आपका जो है 2 है, ठीक है, जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, यही चैप्टर है। तो उसमें से अभी कुछ टॉपिक बचे हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, है ना, देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं उस टॉपिक को। यानी ये पार्ट जो है भैया ये 5 है, ठीक है। तो टॉपिक को पढ़ा जाए। आज जो पढ़ते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 3 घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में कितनी घटना होती है? 3 घटना होती हैं, ठीक है, यानी कि 3 इवेंट होते हैं। तो वो घटनाएं क्या क्या हैं इसको हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए भैया, पहली जो घटना है वो है निषेचन के पूर्व घटना, यानी कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के पूर्व यानी कि पहले की घटना, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप प्री फर्टिलाइजेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? निषेचन पश्च घटना, पश्च घटना, ठीक है। तो निषेचन पश्च घटना, इस वाले में क्या होगा? निषेचन पश्च घटना में भैया बहुत ही सिंपल है, आराम से आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो निषेचन पश्च में घटना में क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या लिखेंगे? पास्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए भैया, इनके बारे में हमको आराम आराम से पढ़ना है, एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? निषेचन पूर्व की घटना पढ़ना है। इस घटने को हमें पढ़ना है, इसी घटने को पहले पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से कुछ घटना है, ठीक है। तो देखिए भैया, निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन होता है, यानी कि युग्मक जनन में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें जब इसमें युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मक जनन में जाहिर सी बात है 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने लोगों की? 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, एक नर और एक मादा। तो युग्मक जनन में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? 2, मेल और फीमेल, नर एवं मादा, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, मेल एवं फीमेल। अब आपको पता है कि नर में क्या होता है, ठीक है, नर युग्मक में क्या होता है, गैमेट्स में क्या होता है, ठीक है।
तो इसमें होता है पुंग बीजाणु। क्या होता है? पुंग बीजाणु। पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु। आप इसको क्या बोलेंगे? नर युग्मक को बोलेंगे, नर युग्मक को क्या बोलेंगे? पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु। पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु। मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? अंडकोशिका, अंडकोशिका मादा युग्मक, अंडकोशिका या फिर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, या फिर आप बोलेंगे वहाँ पे मातृबीजांड। क्या बोलेंगे? मातृबीजांड, मातृबीजांड। क्लियर हो गया? ये नाम हो गए इनके, ठीक है, यानी कि इनसे ये बनता है। अब हमको देखना है कि युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है ये हमको देखना। तो इसमें क्या होता है, निषेचन पूर्व वाले में इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो आप क्या लिखेंगे? युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। इतना क्लियर हो गया? अब चलिए हम देखते हैं निषेचन वाले में। निषेचन वाले में क्या होता है, इसमें जो है परिपक्व होने पर ये निषेचित हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो है भ्रूण का निर्माण करते हैं। चलिए अब क्या होगा, निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है हमको बताना। तो निषेचन के बाद देखिए उसमें कौन कौन सी घटना होती है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उसके बाद भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। पहले युग्मनज, पहले जायगोट, उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा, उसके बाद बनेगा नए पौधे का निर्माण होगा। क्या होगा? नए पौधे का निर्माण होगा। जब नए पौधे का निर्माण होगा तो सबसे पहले इसमें जो है, अब हमको देखना है कि इसमें नर युग्मक बन रहा है, तो नर युग्मक कहाँ बनता है ये हमको देखना है, ठीक है, कौन सा पार्ट होता है नर युग्मक का पुष्प वाले में, ये हमको उसके बारे में पढ़ लेना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, पढ़ते हैं। अब हेडिंग आप डालेंगे पुमंग। क्या डालेंगे भैया? पुमंग। लिखेंगे आप पुमंग, ठीक है। पुमंग भैया एंड्रोसियम। क्या लिखेंगे आप? पुमंग, ठीक है, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। अब हम पुमंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप पुमंग में लिखेंगे क्या कि पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, ठीक है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुमंग की इकाई कौन होती है? पुंकेसर, जिसको बोलते हैं स्टेमा होती है। पुमंग की इकाई कौन होती है? स्टेमा होती है। इतना लिखेंगे। उसके बाद इसे लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण यानी कि माइक्रो स्पोरोफिल कहा जाता है। माइक्रो स्पोरोफिल कहा जाता है, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए हम उसका फिगर बनाते हैं पुंकेसर का, उसके बाद पुमंग का, उसके बाद फिर पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए भैया, ठीक, ये रहा। अब इसमें जो होता है भैया, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमको जानना है। चलिए जानते हैं इसको अच्छे से, एकदम अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं। ये जो होता है ये पुतंतु होता है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, पुतंतु, फिलामेंट, फिलामेंट। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? परागकोश बोलते हैं।
क्या बोलते हैं भैया? परागकोश, परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये परागकोश हो गया। चलिए, ये जो बीच में ये कुछ पतली नुमा ये झिल्ली दिख रही है, आप जो संरचना देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो संरचना है भैया, इस संरचना को क्या कहते हैं? ये जो संरचना है यहाँ से जो निकली है, ये जो झिल्ली नुमा की संरचना बना रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजी, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, इसको कनेक्टिव बोलते हैं। ये तो हुआ उसके पार्ट के बारे में। ठीक है, ये हो गया पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जिसको बोलते हैं क्या है? स्टेमा बोलते हैं। स्टेमन हो गया। ठीक है, स्टेमन को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें स्फुटित कराते हैं। मतलब ये जो क्या होते हैं, इसके अंदर की पार्ट को देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं। मतलब ये है क्या कराते हैं, यहाँ से स्फुटित कराते हैं। चलिए, स्फुटित कराया जाता है। ठीक है, जब इनमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है तो देखिए क्या होता है, यही हमको दिखाना है। चलिए समझ लेते हैं, स्फुटन की जब प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा। ठीक, इस तरह से आप संरचना बनाएंगे। चलिए, जब आपने ये बना लिया है तो देखिए भैया इसमें क्या होगा, इसमें परागकण भी होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, अब इसमें परागकण कौन कौन होते हैं ये हमको समझना। जैसे यहाँ पे क्या होंगे, परागकण यहाँ पे भरे रहेंगे। ठीक है, जब इसमें स्फुटन की प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होंगे, परागकण होंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब इसी में क्या होगा, परागधानियाँ होंगे। ठीक है, मतलब इसी में लगभग सब चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भैया इसमें 4 पालियाँ होती हैं और 2 इसमें क्या होते हैं। ठीक है, 4 पाली होता है। ठीक, अब इसमें हम समझते हैं कि 2 पाली भी होती है। कितने पाली होती है? 2 पाली। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या होता है, 2 पाली होती है। अब ये 2 पाली कौन कौन होता है? पाली होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इधर से लेकर के जो 2 भागों में बांट रहा है इसी को कहते हैं पाली। क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। मतलब एक साइड इधर एक साइड इधर, तो 2 पाली हो गया। ठीक है,
अब इन दो पालियों में क्या होगा यही हमको बताना है। तो दो पाली में क्या होंगे, ठीक है, इसमें द्वि जो है द्विकोष्ठीय होते हैं। क्या होते हैं ये द्विकोष्ठीय, मतलब दो इधर होंगे दो इधर होंगे, यानी दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, चार कोष्ठीय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है, अब चार क्या होंगे, ये चार होते हैं प्रकोष्ठ। चार क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। तो आप लिखेंगे चार प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब ये चार प्रकोष्ठ कैसे होंगे, देखिए भैया यहाँ पे ये दो हो गए, ये यहाँ से हम बांट दे रहे हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी कि चार प्रकोष्ठ हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या उसमें कि दो पालियां होती हैं और दो पालिक संरचना भी पाया जाता है। दो पालियां होती हैं और उसमें दो पालिक संरचना भी पाया जाता है। परागकोश में क्या होता है, ठीक है, परागकोश में एंथर होता है। क्या होता है, परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, जिसमें प्रकोष्ठ जो होता है एक होता है। क्या होता है, प्रकोष्ठ, अभी समझिएगा, प्रकोष्ठ जो होता है वो एक पाली का होता है, एक पाली में होता है। ठीक है, अब एक पाली में क्या होता है, दो प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ, दो प्रकोष्ठ होते हैं एक पाली में। और जब एक पाली में दो होंगे तो आप जानिए कि दो हैं, दो पाली हैं, तो दो प्लस दो यानी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इनमें कितने होते हैं, चार प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि इनमें परागपुट कितना होता है, जो है चार होता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे परागपुट कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या हो गए, ये तुम्हारे परागपुट हो गए। क्या हो गए, परागपुट है। क्या है, ये परागपुट कहलाते हैं। ये इतना कौन कहलाता है, परागपुट कहलाता है। इसे ही लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी भी कहा जाता है, इसी वाले पार्ट को। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि माइक्रोस्पोरोगेंसिस कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये जो होता है इसको कहा जाता है परागकण। क्या कहा जाता है, परागकण। क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। ठीक है, जब इसमें स्फुटन होता है, इस परागकण को क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु भी बोला जाता है। जब इसमें स्फुटन होगा, क्या होगा, स्फुटन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्फुटन के पश्चात इसमें जो है मतलब कुछ बहुत सी चेंजिंग होती है। क्या होते हैं, स्फुटन होता है, इसमें स्फुटन होगा। जब भैया इसमें स्फुटन हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सी चेंजिंग होंगी। तो यानी कि मालवेसी कुल के, ठीक है, क्या होंगे, मालवेसी कुल। मालवेसी कुल कौन होते हैं, मालवेसी कुल के पौधे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। पौधे इसमें एग्जाम्पल में आएंगे। तो मालवेसी कुल में कौन कौन आते हैं, गुड़हल आता है। कौन आता भैया, गुड़हल और कपास आता है। गुड़हल और कपास ये कौन होते हैं, मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है परागकोश में क्या होता है। ठीक है, इसके परागकोश में एक कोष्ठीय होते हैं, यानी कि इसके जो परागकोश होते हैं, मालवेसी जो कुल के पौधे होते हैं, इस मालवेसी कुल के पौधे में जो परागकोश होता है वो एक कोष्ठीय होता है। यानी कि उसमें दो क्या होते हैं, दो पत्तियां होती हैं। दो पत्तियां कहने मतलब दो पालियां होती हैं। उसमें कितने होते हैं, दो पालियां उसमें पाई जाती है, पत्तियां नहीं, दो पालियां पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो इसको हम रफ करें, उसके बाद फिर आगे चलें। आप लोग साथ साथ में बनाते भी चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा लिख लीजिएगा, उसमें पुमंग हंडी डाल के लिखेंगे। क्या लिखिए, पुमंग में पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुमंग की कई इकाई, पुमंग की इकाई, अब लिखेंगे पुमंग की इकाई लघु बीजाणु पर्ण पुंकेसर कहलाता है। लघु बीजाणु पर्ण या फिर पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे आगे कि आवृत बीजी पौधों का परागकोश में दो पालियां होती हैं। आवृत बीजी पौधे के परागकोश में दो पालियां होती हैं, अतः परागकोश द्विपालिक होती है। अतः परागकोश द्विपालिक होती है। इसे द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ पाली में दो प्रकोष्ठ होता है। प्रत्येक प्रकोष्ठ पाली में दो प्रकोष्ठ होता है, जिन्हें परागपुट कहा जाता है। लेकिन मालवेसी कुल के
पौधे में जैसे गुड़हल का पास में एक पाली, यानी कि इसमें लिखेंगे कि इसमें एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, जिससे इनमें दो क्या होते हैं, दो पालियां पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इतना आप लिखेंगे, लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। आगे आप फिर डालेंगे पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु जनन, पुंग बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु जनन। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोगेंसिस। ठीक है, आप हेडिंग ये डालेंगे, माइक्रोस्पोरोगेंसिस। तो चलिए समझते हैं माइक्रोस्पोरोगेंसिस। पुंग बीजाणु जनन, या फिर लघु बीजाणु जनन, पुंग बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु जनन। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरोगेंसिस। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसमें समझते हैं। इसमें देखिए भैया कि पुंग बीजाणु में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम समझेंगे, ठीक है, तो पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु, इसमें जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। तो हमको इसमें जानना है कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, यही हमको बताना है। ठीक है, पुंग बीजाणु जनन से नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इसी को हमें बताना है। तो चलिए आइए बनाते हैं फिगर को, उसके बाद चलते हैं। ठीक, ये रहा फिगर। ठीक है, अब आपको पता है कि इस फिगर के बारे में, मतलब इस पुष्प के बारे में आपको पता है ये क्या होता है, बाह्य दल होता है, दल होता है, ये क्या होता है, जो परागकोश होता है, ये पूरा क्या होता है, पुमंग होता है, और ये पूरा जयांग होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगेगा जयांग, ये वर्तिका होता है, ये आपको पता है। ठीक है, यानी कि पुमंग में क्या होता है, ये नर भाग होता है, तो इसी को हमें पढ़ना। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। जब इसको हम जूम करते हैं तो देखते हैं कि इसकी संरचना जो बनती है वो इस तरह से बनती है। अभी इसमें जो है वो स्फुटन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बीच से जो है काट देते हैं, यानी कि इसको बीच से क्या करते हैं, काटते हैं। चलिए बीच से जो इसको काट देते हैं। अब जब इसको काटा गया बीच से, तो यानी कि इसको बोलेंगे आप नवीन परागकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नवीन परागकोश, नवीन परागकोश। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या किए, इसको काटते हैं। चलिए काट देते हैं। जब इसको काटा गया तो देखा गया कि इस तरह से संरचना बनी। ठीक है, इस तरह से संरचना बनी। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, इस बीच को ऊपर वाला हटाया गया, इस बीच वाले को देखा गया एकदम। ठीक है, तो बीच की जो संरचना देखी गई वो इस तरह से संरचना बनी है। ठीक है, ये इस तरह से क्या बना है, संरचना बना है। ठीक, अब क्या होगा कि इस वाले में क्या होता है, देखिए भैया कि ये इस वाले में बाह्य अस्तर होता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो बाह्य अस्तर हम बना देते हैं।
ये हो गया बाह्य स्तर, क्या हो गया, बाह्य स्तर हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, कोशिका होते हैं, यानी क्या होते हैं इसमें, कोशिका होते हैं, विभज्योतिक कोशिका होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विभज्योतिकी, विभज्योतिकी क्या होते हैं, कोशिकाएं का समूह होता है। विभज्योतिक कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। यानी कि ये होता है मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, ठीक है। पूरा ये समूह होता है। अब देखिए भैया, ये सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है इसको कहते हैं इपीडर्मिस, क्या कहते हैं, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस को बोलते हैं बाह्य त्वचा या फिर बाह्य अस्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य अस्तर बोलते हैं, ठीक है। ये बाह्य अस्तर हो गया। अब इसके अंतर में, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सी जो है छोटी छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो हमने कहा है इस तरह से कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट बना दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं, ये विभज्योतिकी कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब इस वाले में आपको पता है कि इसके जस्ट ऊपर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं अधस्तरी, अधस्तरी कोशिका बोलते हैं। ये वाली परत को क्या बोलते हैं, अधस्तरीय कोशिकीय बोलते हैं, अधस्तरीय कोशिकीय बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब भैया इसमें क्या होता है कि ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका ए हो गया, ये ए संरचना हुआ। अब क्या करना है कि इस वाले में हमको, ठीक है, देखना है इसको जूम करके, क्या करके देखना है, इसको जूम करके देखना है। जब इसको जूम किया गया तो देखा गया कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं साइड साइड की, ठीक है, यानी जो कोने कोने पे कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे जो कोशिकाएं, यहाँ पे जो कोशिकाएं, यहाँ पे एक एक कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं। और वही बड़ी कोशिका जो होती हैं, जिसको बोलते हैं परपशु कोशिका का रूप ले लेती हैं। वही बड़ी कोशिका क्या लेती हैं, परपशु कोशिका का रूप लेती हैं। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है वाहिनी ऊतक होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, वाहिनी ऊतक होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हुआ। अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। अगर आप पढ़ने चाहेंगे बुक से तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, पूरी ज़िंदगी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर बुक से पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब चलिए ये ए हो गया, अब इसको बी करके देखते हैं, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं। जब इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरह से जो संरचना एक दिखती है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे ना बनाते हैं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि सब कुछ आ जाए इसमें अच्छे से, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। चलिए इसके साइड साइड वाले को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये जो कोशिका है ये वाला, ये बड़ा है, ठीक। ये इस साइड से है, ये इस साइड से, क्लियर हो गया। अब इसके बाहरी स्तर भी होते हैं, जो हमने कहा है। यहाँ पे क्या होता है, वाहिनी ऊतक होता है, उसको हम लिख दे रहे हैं, वाहिनी ऊतक बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, वाहिनी ऊतक होता है, ये हो गया। इसके बाहरी सतह पे एपिडर्मिस होता है, आपको पता है जो हमने बताया अभी, एपिडर्मिस होता है। आप पूरा अच्छे से बना लीजिएगा, इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। एपिडर्मिस होता है ना। तो आप लिखेंगे क्या कि ये जो कोशिका होता है इसे बोलते हैं, ये जो बड़ी कोशिका हो जाती है इसको बोलते हैं परपशु कोशिका,
प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, ठीक है, प्रपशु कोशिका, ठीक है। आर्चेस्ट प्रेरल सेल, ठीक है, प्रेरल सेल, ये हो गया परपशु कोशिका हो गया। अब ये बीच में क्या होता है, जिसको बोलते हैं वाहिनी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिनी ऊतक बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोंकाइन बेली बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं वाहिनी ऊतक, ठीक है, ये हो गया वाहिनी ऊतक। कितना क्लियर हो गया? बाकी एपिडर्मिस आप लोग लीजिए, बाहरी जो परत है वो सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भैया, इसका एक अलग पार्ट बनता है, एक और जूम करके बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन हुआ इस वाले में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन हुआ इसमें, ठीक है, विभाजन, अब इसमें समसूत्री विभाजन जब हो रहा तो एक नया मोड़ ले रहा है, ठीक है। समसूत्री विभाजन में जो ये कोशिका है, ये बड़ी वाली कोशिका विभाजित होकर के क्या हो रही हैं, दो कोशिका बना रही हैं, ठीक है। क्या बना रही हैं? दो कोशिका बना रही हैं। चलिए फिगर फिर बनाते हैं। ठीक, इस तरह से फिगर बनेगा। चलिए ठीक है, इस तरह से बनेगा। और इसके बाहरी क्या होंगे, एपिडर्मिस होंगे, आपको पता है, ये बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये पूरा आप अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए, जो ये विभाजित हो रहे हैं, जो इसमें समविभाजन की प्रक्रिया हो रहा है, तो विभाजन होकर के क्या बना रही हैं, प्रथम भित्तीय कोशिका बना रही है। क्या बना रही है? प्रथम भित्तीय कोशिका बना रही हैं। चलिए, इस वाले को कहते हैं प्रथम भित्तीय कोशिका। प्रथम भित्तीय कोशिका क्या कहते हैं? प्रथम भित्तीय कोशिका, यानी कि प्राइमरी, ठीक है, पेरिकार्डियल सेल, ठीक है, प्राइमरी पेरिकार्डियल सेल हो गया, ठीक है, प्रथम भित्तीय कोशिका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर वाली परत को कहते हैं प्रथम पुंबीजाणु। इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं? प्रथम पुंबीजाणु, प्रथम पुंबीजाणु, ठीक है, जनन कोशिका कहते हैं। प्रथम पुंबीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका, जनन कोशिका, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं, हर एक चीज को पढ़ते चलते हैं ना। अब इस प्रथम भित्तीय कोशिका में क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होकर के 3 से 5 बनाते हैं स्तर, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 से, इस वाले में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो प्रथम भित्ति है, प्रथम भित्तीय जो होता है कोशिका, प्रथम भित्तीय कोशिका में क्या होता है, इसमें जो है समसूत्री विभाजन होकर के आप लिखेंगे समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो 3 से 5 स्तर बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 से 5 स्तर का निर्माण करेगा। जब 3 से 5 स्तर का निर्माण करेगा, पहला स्तर होगा अंतः स्तर, दूसरा होगा मध्य स्तर। पहला क्या होगा? अंतः स्तर, अंतः
स्तर, दूसरा होगा मध्य स्तर, ठीक है। अब इसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा, ठीक है। अब इसमें हमको ये बताना है टेपिटम होगा, तीसरा क्या होगा, टेपिटम होगा। अब टेपिटम के कितने परत होंगे इसको हमको भी देखना, टेपिटम, ठीक है। अब इन सब के परत कितने होते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो अंतः स्तर की अगर हम बात करें तो अंतः स्तर में जो होता है एक परत होता है, यानी कि एक स्तर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य स्तर की तो इसमें जो होता है वो एक या तीन स्तर होता है, एक या तीन स्तर होता है, एक या तीन स्तर होता है। अगर हम बात करें टेपिटम की तो टेपिटम में क्या होता है, एक स्तर होता है, कितना स्तर, एक स्तर होता है, ठीक है, एक स्तर होता है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब पूछेगा आपसे टेपिटम का कार्य पूछेगा, ठीक है। तो टेपिटम का कार्य आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए भैया कि प्राथमिक पुंग बीजाणु में जनन में क्या होता है, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन में, ठीक है, इसमें जो है समसूत्री विभाजन हो करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है। क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है जो द्विगुणित होता है। क्या होता है, जो द्विगुणित होता है। अब वो द्विगुणित जो होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो करके लघु बीजाणु का निर्माण होगा। क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो बन जाता है आपका क्या, जो लघु बीजाणु होता है वो जन गुणित होता है, जो होगा आपका पराग यानी कि नर युग्मक होगा। ये आपका क्या हो गया, जो आप वहां लिखो वाहिनी ऊतक होगा, ठीक है। उसको बना लीजिएगा आराम से। उसके बाद आपका क्या बनेगा, लास्ट वाला जिसमें जब निर्माण हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो उसका अब जूम करते हैं अच्छे से एकदम, है ना। ठीक, ठीक है। ये हो गया एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बीच में हमको क्या बनाना है, समूहानी ऊतक बनाना, इसको भी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो भैया इसमें क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको फिगर भी बनाना है, जिसमें क्या होंगे, परागकण होंगे, ठीक है। ये बन गया। चलिए अब ये बन गया। अब क्या करना है, इस पे जो है त्रिस्तर लेयर बनाना है, एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर तक लेयर बनाना है। चलिए लेयर बनाते हैं। तो पहला ये लेयर जो बनेगा, ठीक है, इस तरह से मतलब बनते हुए चला जाएगा। चलिए दो स्तर तो हो गया, फिर तीसरा स्तर बनेगा। अब देखिए भैया यहाँ पे लेयर को अपने गिनते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को ऐसे करके बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा, आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा इसको मतलब अच्छे से भर दीजिएगा, बाकी हम समझाने के लिए आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक अंतः स्तर होता है, बाह्य स्तर होता है। तो बाह्य स्तर कौन होता है, अंतः स्तर कौन होता है, ये होगा आपका बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, इसी के नीचे वाला जो रेड वाला है इसको कहेंगे अंतः स्तर। क्या कहेंगे, अंतः स्तर कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो होता है भैया, अंतः स्तर हो गया, बाह्य स्तर हो गया, लघु बीजाणु कौन होता है, तो लघु बीजाणु ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे कहेंगे लघु बीजाणु। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला,
ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु कहेंगे, लघु बीजाणु कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लघु बीजाणु हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है इसमें टेपिटम कौन होता है, टेपिटम कुछ नहीं होता भैया, टेपिटम जो होता है ये वाली जो परत होती है ये वाली, इसी को कहते हैं टेपिटम, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। यहाँ पे ये जो बीच में ये जो गैपिंग है, मतलब जो दबा हुआ है जहाँ जहाँ पे है, जैसे जैसे यहाँ पे दबा है, यहाँ पे दबा है, यहाँ पे दबा है, उस दबे हुए पार्ट को कहते क्या हैं, स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। तो परिपक्व परागकोश जो होता है ये मान लेते हैं कि ये जो होता है ये 1 दिन का है और ये 10 दिन पे क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। क्या होता है, 10 दिन पे परिपक्व हो जाता है। तब आप क्या करेंगे, आप उसमें लिखिएगा। ठीक है, और अपना लिखते भी लिखिए, अपना भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं आराम से, समझ में अगर आ गया होगा तो ठीक है। बाकी लिखिएगा, एक नवीन परागकोश, एक नवीन परागकोश, ठीक है, एक नवीन परागकोश एक समान विभज्योतिकी कोशिकीय से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये विभज्योतिकी कोशिकाएं चारों कोनों पर एक एक कोशिकीय, चारों कोनों पर आप देख रहे हैं कि चारों कोनों पे क्या होते हैं, एक एक कोशिकीय। ठीक है, चारों कोनों पर एक एक कोशिकीय, चारों कोनों पर आकार में क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, इनमें जो कोशिका द्रव्य भरा होता है क्या होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, मतलब ये जो केंद्रक है ये पूरी रूप से दिखने लगता है। ये कोशिकाएं परपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, परपशु कोशिका कहलाता है। उसके बाद इन्हीं परपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जो बाद में चल करके 2 परपशु कोशिका बनाती है, यानी कि प्रथम और द्वितीय जो परपशु कोशिका बनाती हैं। फिर इनमें क्या होता है, ये जब परिपक्व अवस्था में हो जाती हैं तो इनमें सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। मतलब आप लिख देंगे कि परागकण जो होता है, बाह्यस्तर होता है, एपिडर्मिस जो होता है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये आपको लिखना है। ठीक है, बाकी जो आपकी वीडियो है तक समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।